नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में रविवार को 310 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही 15 जिलों में BSL 2 लैब का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने चिकित्सकों से कहा कि जिनको जहां भी तैनाती मिली है वो उस अस्पताल में किसी व्यक्ति को निराश न करें, मरीजों को सीमित संख्या में न देखें, हर मरीज को देखकर उसकी बीमारी का इलाज करके अनुभव हासिल करें, उसका रिसर्च पेपर तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहली बार लोक सेवा आयोग से 1200 विशेषज्ञ डॉक्टर के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इनमें से 310 को आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ये सभी डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग में लेवल 2 में नियुक्ति पाएंगे। उन्होंने कहा कि आप सबको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, इसलिए बेहतर परिणाम देना भी आपको देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 16 नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन सहमति जताई है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जो नियुक्ति हो रही है उन्हें इन नए मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी के रूप में नामित किया जा सकेगा। कोरोना जिस समय आया था उस समय 36 जनपद हमारे ऐसे थे जिसमें आईसीयू का एक भी बेड नहीं था। आज हमारे सभी 75 जनपदों में गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे पास आईसीयू बेड्स मौजूद हैं। हमारे पास वहां पर हर एक स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध है और हम लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की लगभग 1,80,000 बेड्स हम लोगों ने कोविड उपचार के लिए प्रदेश के अंदर तैयार करके रखे हुए हैं। हमारे पास वेंटिलेटर भी हैं, हमारे पास HNMC भी है, हमारे पास और भी अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं। और सेकेंड वेव में जब हमारे सामने ऑक्सीजन की क्राइसिस आई तो हर एक जनपद को ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी जनपद को ऑक्सीजन के लिए किसी दूसरे के सहारे न रहना पड़े, हम लोगों ने पिछले 6 महीनों के अंदर, आप आश्चर्य करते होंगे, 518 ऑक्सीजन प्लांट भी प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में स्थापित किए। प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की आत्मनिर्भरता में के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होंगे। अभी 31 ऑक्सीजन प्लांट हमारे और लगने जा रहे हैं। यानी हर एक स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया और मुझे प्रसन्नता है कि आज BSL 2 की लगभग 15 नई लैब्स अन्य जनपदों में भी प्रारंभ हो रही है। इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा प्रधानमंत्री जी का कि आज उत्तर प्रदेश मेडिकल के एक नए हब के रूप में आगे बढ़ा है। ये मेडिकल कॉलेज 2019 में हम लोगों ने 8 मेडिकल कॉलेजेस प्रारंभ किए। वहां पे MBBS की पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है। उनका एक तीसरा सत्र प्रारंभ हो रहा है। इस सत्र में हम लोग 9 नए मेडिकल कॉलेजेस प्रारंभ कर रहे हैं। अभी हाल ही में सिद्धार्थनगर से प्रधानमंत्री जी ने उन 9 मेडिकल कॉलेजेस को शुभारंभ किया। नए सत्र के लिए NMC से उनकी परमिशन लेकर के उसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई की है। इस फील्ड के आपको इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, कार्य करने की आवश्यकता है। केवल एक सामान्य प्रैक्टिस करने तक ही सीमित न रहें। पहले तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं चाहूँगा कि हर दिन आप अपना OPD में जरूर बैठें, जिस दिन आपकी ड्यूटी है उस दिन जरूर बैठें। दूसरा, राउंड जरूर लें। मरीज अगर भर्ती है तो अगर आपने भर्ती किया है या आपके किसी सहयोगी ने भर्ती किया है, उस दिन वो नहीं आ पा रहा है, आप हैं, आप जाकर उसका राउंड लेकर के पूछते हैं, हालचाल ले लें, उसके उपचार की व्यवस्था देख लें, कहीं कोई लापरवाही या कोई कमी तो नहीं रह गई है। और फिर अपने इस अनुभव को शेयर भी करें, उस पर एक अच्छे रिसर्च पेपर भी, क्योंकि हम रूटीन के कार्यों को करेंगे और अनुसंधान को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो पिछड़ जाएंगे। हम वर्तमान प्रतिस्पर्धा में कहीं नहीं टिक पाएंगे। और मैं आह्वान करूंगा कि आप इस रिसर्च को भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि अनुसंधान हमें आगे बढ़ने की ढेर सारी संभावनाओं को आगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और JP नड्डा 22 नवंबर को चंपा देवी पार्क में बूथ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में गोरखपुर,
आजमगढ़ के साथ बस्ती मंडल के 28,000 से ज्यादा बूथ अध्यक्ष और मंडल प्रभारी मौजूद रहेंगे और राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ ही सांसद और विधायक भी हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधा संवाद करेंगे और चुनाव में जीत का मंत्र भी देंगे, जिसको लेकर जिला और महानगर इकाई ने बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन की तैयारी तेज कर दी है। क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने जिला इकाई के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और क्षेत्रीय अध्यक्ष ने बकायदा इसको लेकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। कहा, बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। उन वनटांगिया परिवारों से संवाद स्थापित करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ जाएंगे। हमारा एक बूथ अध्यक्ष वहाँ बलराम राजभर है, उसके घर पर भी चाय पीने के लिए जाएंगे। 2017 से कितना ज़्यादा जोश इस बार आप लोग हैं, किस तरह से? देखिए, 2017 में हमारी केंद्र में मोदी जी की सरकार थी और उस सरकार के नाते 2017 में एक अच्छा हमको परिणाम मिला था। हमारे सामने आज दोहरा, जहाँ केंद्र में मोदी जी की सरकार ने बहुत सारे ऐतिहासिक काम किए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश हर क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उसके आधार पर विकास कर रहा है। आगे बढ़ते रामपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के दौरान 226 शादियां हुई। इस दौरान पुराने कपड़ों में दूल्हा और दुल्हन पहुंचे, जहां उन्हीं कपड़ों में 7 फेरे लिए और इस बीच कुछ ने निगाह पड़ा। वहीं शादी गिफ्ट लेने के लिए दूल्हा दुल्हन घंटों लाइन में खड़े रहे। कौशाम्बी में चायल विधायक संजय कुमार गुप्ता ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज पर निशाना साधा। इंद्रजीत सरोज के बयान का जवाब दिया। उन्होंने इंद्रजीत सरोज के बयान की कड़ी निंदा की। चायल विधायक संजय कुमार गुप्ता ने कहा, जलेबी बनाकर कार्यकर्ताओं के अलावा आम जनमानस के साथ खिलाया। इसके बाद उन्होंने कहा, इंद्रजीत सरोज ने पिछड़ी जाति के लोगों को अपमानित करने का काम किया है। इंद्रजीत सरोज समय समय पर ऐसे विवादित बयान देते रहते हैं। ऐसे नेता का कोई वजूद नहीं होता है। उन्होंने ये भी कहा कि गोवा में उनका एक होटल है, उस होटल में क्या बनता है और लोगों को खिलाते हैं। आगे बढ़ते किसान नेता राकेश टिकैत लखनऊ में महापंचायत के लिए पहुंच चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर किसानों के मसले पर हमेशा आक्रामक रहने वाली बीजेपी के नेता अब कृषि कानून वापसी के मामले पर चुप्पी साध रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह गाजियाबाद में पहुंचे थे। उनसे तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के मामले पर 3 बार सवाल किया गया, मगर हर बार उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने पूर्व की सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, सैफई परिवार के राज में रिश्वत चलती थी, लेकिन योगी राज में रिश्वत नहीं चलती और लाखों नौकरियां मिली है। उन्होंने कहा, मोदी राज में आज दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। कोई किसी को जबरदस्ती में उठा ले जाता था, यदि पुलिस पकड़ ली तो लखनऊ से मियाँ जी का फोन आ जाता था, मंत्री जी का, और वो छूट जाता था। लेकिन आज योगी के शासन में 12 बजे रात को भी बेटी रेस्टोरेंट से भोजन करके आ जा सकती है और कोई छू नहीं सकता है। और ये छुआ मित्रों तो मरेगा योगी के साथ। बड़े से बड़े गुंडे आज जेल के अंदर है। गुंडे ही बनकर डरते हैं लोग। उत्तर प्रदेश के जेल में रहना भी डरते हैं लोग। पहली बार ये वातावरण राज्य के अंदर है, इसलिए हुआ है मित्रों। भारतीय जनता पार्टी का अपना गौरवशाली इतिहास है। राज्य के अंदर पहली बार 3 तलाक पहली बार समाप्त किया। जो कहा है मोदी जी उनके। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए वे लगातार यूपी के दौरे पर निकल रहे हैं। बाराबंकी के भवानीपुर में आयोजित शोषित वंचित समाज सम्मेलन कार्यक्रम में ओवैसी ने शिरकत की। कार्यकर्ता ने उनका भव्य स्वागत किया। ओवैसी ने कहा, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को जो तमाम शिकायतें हैं, उस मर्ज की दवा हमारे पास है। उसकी दवा न समाजवादी पार्टी के पास है, ना ही बीजेपी समेत
अन्य पार्टियों के पास है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, बीजेपी सरकार मुसलमानों को दबाने में लगी हुई है। अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में वोट देकर, उनको विधायक बनाकर, उनको असेंबली में भिजाकर, उनको सांसद बनाकर, पार्लियामेंट में भिजाकर, इस मर्ज का इलाज सिर्फ यही है कि मुत्तहिद हो जाइए, अपने वोट से अपने पार्टी को और अपने कैंडिडेट्स को कामयाब करिए। बेनी प्रसाद वर्मा ने जिंदगी लगा दी अपनी कुर्मी समाज को उठाने के लिए। आज उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज को इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम्हारी जान की कीमत नहीं, तुम्हारी वोट की अहमियत नहीं, तुम्हारे कोई मसाइल कल नहीं किया जाता। और जब कभी चुनाव आते, अब आ रहा है विधानसभा का चुनाव, तो ये हमारे कौम में जो दल्लाल हैं, जिनको आप दल्ले कहते हैं, ये तमाम के तमाम दल्ले आएंगे और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कहेंगे, ये हमारी जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। कहेंगे, कहते हैं ना कि हमारी जिंदगी मौत का इलेक्शन है मुसलमानों। क्या 2014 का इलेक्शन जिंदगी मौत का नहीं था? क्या 2007 का विधानसभा का चुनाव जिंदगी मौत का नहीं था? क्या 2002 का विधानसभा का चुनाव जिंदगी मौत का नहीं था? क्या 2017 का चुनाव जिंदगी मौत का नहीं था? क्या 2019 का चुनाव जिंदगी मौत का नहीं था? याद रखो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, मेरी बात तुमको कड़वी लगती होगी, मगर सच्चाई को बयान कर रहा हूं इसलिए कड़वी लगती होगी। सच्चाई ये है कि कुर्मी समाज से कोई जाकर नहीं कहता कि अगर तुम कुर्मी कैंडिडेट को वोट नहीं दोगे तो जिंदगी और मौत का मामला हो जाएगा। कोई यादवों को जाकर नहीं कहता कि अगर तुम यादव को वोट नहीं दोगे तो जिंदगी और मौत की बात हो जाएगी। कोई ब्राह्मण समाज के लोगों को जाकर नहीं कहता कि वोट नहीं दोगे तो जिंदगी और मौत की बात हो जाएगी। कोई ठाकुरों से जाकर नहीं कहता कि अगर ठाकुर को वोट नहीं दोगे तो जिंदगी और मौत की बात हो जाएगी। कोई राजभरों से जाकर नहीं कहता। आखिर उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमानों को क्यों डराया जाता है मौत से? क्यों डराया जाता है कि चुनाव आ गए? अगले साल होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल पूरे जोर शोर से चुनावी मैदान में हैं। AIMIM प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। वह लगातार यूपी के दौरे पर रहकर चुनावी माहौल बना रहे हैं। आज ओवैसी ने बाराबंकी में एक सभा की जिसमें काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। असरुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय को लुभाने के लिए सिर्फ बीजेपी सरकार ही नहीं बल्कि मुस्लिम के मुद्दों पर गैर बीजेपी दलों के रवैये को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी तरह से ओवैसी सूबे में सपा सरकार के हार्डकोर वोट बैंक मुस्लिम यादव समीकरण को तोड़ते हुए अपना राजनीतिक आधार तैयार करने में लगे हैं। इसी के चलते वह लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। पिछले दिनों मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर असरुद्दीन ओवैसी ने हमला करते हुए कहा था कि उन्हें समझना चाहिए कि भारतीय मुसलमानों को मोहम्मद अली जिन्ना से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पूर्वजों ने अपने देश के तौर पर भारत को चुना था। अखिलेश यादव को यह बात समझनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा था कि अखिलेश यादव सोचते हैं कि ऐसे बयान देकर वह समाज के एक वर्ग को लुभा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो गलत हैं और उन्हें अपने सलाहकार बदल देने चाहिए। अखिलेश यादव पर ऐसे बयान देकर असरुद्दीन ओवैसी यूपी में चुनावी माहौल बना रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में असरुद्दीन ओवैसी के दिए जा रहे इन बयानों से कितना फायदा होता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम के साथ रविंद्र कुमार, इंडिया न्यूज, बाराबंकी। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान निर्वाचन नामावलियों का पुनरीक्षण अभियान जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक प्रकाश पहुंचे। लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज में है मतदान केंद्र। नए मतदाता आवेदन कर निर्वाचन नामावली में शामिल हो। निर्वाचक नामावली में शामिल होकर कराए अपना नाम दर्ज। बनाई गई सिंगल विंडो व्यवस्था। फर्स्ट टाइम वोटर से जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया संवाद। मतदाता पुनरीक्षण अभियान को बनाए सफल। संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश।
आगे बढ़ते हैं हाथरस के मनीष सिंह सोलंकी का चयन अंडर 19 यूपी क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। मनीष अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में यूपी टीम की ओर से खेलेगा। ये मैच चेन्नई में 1 दिसंबर से खेले जाएंगे। वहीं मनीष सिंह सोलंकी के चयन से घर ही नहीं पूरे शहर और जिले में खुशी का माहौल है। मनीष इस उपलब्धि के बाद लोगों की खुशी जाहिर करते हुए स्थान वितरण उन्होंने किया। जब छोटा था शुरू से ही ये छोटा बल्ला लेके घूमता था, तो इसकी बहन जो हमारी बड़ी बेटी है अंजलि दीक्षा, वो इसे पूछती रहती थी क्रिकेट खेलेगा, कहाँ खेलूँगा। तो इसको वो जब 7 वर्ष का हुआ तो दिल्ली लेके चली गई। सारे बच्चे जब दिल्ली शिफ्ट हुए तो इसको वहाँ राजकुमार शर्मा विराट कोहली के जो कोच हैं उसकी एकेडमी में इसको 7 वर्ष से लगातार आज तक प्रैक्टिस होती रही। उसके बाद लॉकडाउन में इसकी प्रैक्टिस यहाँ घर पे और मथुरा में जो प्रदीप वो कोच हैं इसके, उन्होंने इसको अंडर 19 की तैयारी कराई। अंडर 14 में ये दिल्ली में भी आ गया था, वहाँ भी खेला था। पर सरकार का नियम ये होने लगा कि जिस प्रदेश का बच्चा होगा उसी प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। इंडिया न्यूज़ ने ताज नगरी आगरा के व्यापारियों से जाना विचार, वो क्या चाहते हैं इस चुनाव में, उनके क्या मुद्दे हैं, किसकी सरकार चाहते हैं। इस बीच व्यापारियों ने योगी सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर तारीफ की। साथ ही महंगाई और टैक्स के मुद्दे पर वो योगी सरकार के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि जो हमारी समस्या हल करेगा, विकास कराएगा, उसी को वोट देंगे। 2022 चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी रणनीति बना रही हैं, लेकिन वोटर क्या सोचता है, इस समय हम ताज नगरी आगरा के घटिया मार्केट में हैं। या व्यापारी हमारे साथ हैं, इन व्यापारियों से पूछेंगे कि यह क्या सोच रहे हैं इस बार, कि किस प्रकार का जो चुनाव है, इस चुनाव में ये क्या चाहते हैं और क्या इनके मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर ये वोट करेंगे और किसकी सरकार चाहते हैं। जी आप बताइए, इस बार क्या मुद्दे रहने वाले चुनाव में और किसकी सरकार चाहते हैं। सबसे पहला मुद्दा तो विकास का होता है। योगी के सरकार में विकास तो बहुत हुआ, लेकिन महंगाई भी बहुत तेज़ी से बढ़ी। हम लोग अपने माफियाओं से बहुत ग्रस्त थे। योगी सरकार में एक तो उनसे मुक्ति मिली और दूसरा हमारा स्वाभिमान लौटा। महंगाई होने के कारण जो हम परेशान हुए, उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। बस तो कहने की सरकार को महंगाई पर विचार करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमान लौटा। जिस प्रकार कानून व्यवस्था की बात की उन्होंने कि कानून व्यवस्था ठीक रही, साथ ही विकास भी हुआ है। और भी लोगों से बात करेंगे। आपसे जानेंगे कि इस बार क्या मुद्दे रहने वाले। आप व्यापारी हैं, क्या सोचते हैं इस बार क्या मुद्दों को वोट करेंगे और किसकी सरकार चाहते हैं। व्यापार हम उसमें ही करेंगे जो व्यापार बढ़ाए। हाँ, जो व्यापार को नहीं आगे लेगा उसके हम जरूर नहीं करेंगे। व्यापार की समस्या समझे, व्यापार का समाधान समझे, उस चीज़ को। तो कहने की व्यापार की जो स्थितियां हैं वो ठीक हों, उसको समझे सरकार, उसको ये वोट करेंगे। आप बताइए, बताएंगे क्या सोचते हैं इस बार। व्यापार बढ़ना चाहिए, काम बढ़े, रोजगार बढ़े, पेट्रोल डीजल मद्दे हो, विकास हो। किसकी सरकार चाहते हैं, सीधे बताइए। सरकार तो जो विकास करेगी, सरकार तो वही बननी चाहिए। नहीं, योगी सरकार में जो माफिया थे वो तो उस पर तो प्रतिबंध लगा दिया उन्होंने, पर जो एक रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं अपने व्यापार के लिए, उस पर एक फ्लैक्चुअलिटी बहुत है। आज हम कोई चीज़ 50 रुपये की खरीद रहे हैं, कल लेने जा रहे हैं वो 80 की, 90 की, 100 की। तो उस चीज़ पे प्रतिबंध सरकार को लगाना चाहिए कि एक बार जो रेट होने चाहिए उसी हिसाब से हम आगे व्यापार करते हैं। आज कोई चीज़ 50 में ले रहे हैं, कल 100 की ले रहे हैं, तो ये कोई मतलब इस तरीके से कोई महंगाई का समझ में नहीं आ रहा है किस हिसाब से आदमी व्यापार करे। तो इस चीज़ का मुद्दा सरकार को देखना चाहिए, उस पर बंदिश लगानी चाहिए कि रेट एक ही बार होने चाहिए जो होने चाहिए चीज़ के। तो कहने के बिल्कुल साफ तौर पे बात है। जिस प्रकार से जो मुद्दा अभी तक निकल के आया, महंगाई का एक बड़ा मुद्दा है, कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए टैक्सेस का मुद्दा है, इनको सुधारना होगा तभी ये सरकार आ पाएगी। सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार से जो माफिया उन पर अंकुश लगाए, ये व्यापारियों का कहना है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज़। इसी खबर के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में आज के लिए इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ के साथ।